जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के यूनिट 10 में जो आयोग दिए गए हैं, जो संस्थाएं दी गई हैं, संवैधानिक और सांविधिक संस्था, उन पर डिस्कशन कर रहे हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर किए हैं। उन 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने केंद्रीय भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बात की है और मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग के बारे में बात की है। उनसे संबंधित कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। आज ही हमारा आयोगों पर यूनिट 10 पर डिस्कशन की श्रृंखला में, प्रश्नों की श्रृंखला का आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की या सीएजी की। दोस्तों, एक ऐसी संस्था है जो भारत में लोक वित्त की संरक्षक होती है, भारत में जो वित्त व्यवस्था उसके नियंत्रक के तौर पर काम करती है, जिसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 148 से 151 के बीच में की गई है। बहुत पुरानी संस्था है जिसका कहीं ना कहीं हम बोले उद्देश्य जो है वो सरकारी पैसे का विशेषतः हम बोले तो सही तरीके से प्रयोग करने पर बल देना है। क्लियर? तो इसके संबंध में हम लोग कई सारे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। एमपीपीएससी में इससे कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? तो ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान का भाग 5, भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, जिसमें संघ को लेकर विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं, संघ पर आधारित व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी में आपको राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, संसद के बारे में, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक की व्यवस्थाएं जो है वो आपको भारतीय संविधान के भाग 5 में देखने को मिलती है। बहुत बड़ा भाग है जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट प्रावधान है और इसी भाग में हम अगर बात करें अंत में आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बीच में, ये जो 4 आर्टिकल हैं, इसमें आपको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में व्यवस्था की गई है। अगर हम बात करें भाग 5 के इन आर्टिकल्स की, तो इनके माध्यम से यहां आर्टिकल 148 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके तहत सीएजी की स्थापना की जाती है। और कहीं ना कहीं ये भी याद रखिएगा कि सीएजी जो है ये एक संवैधानिक संस्था के तौर पर आपको दिखाई पड़ता है। मैंने पहले भी कहा है कि ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख भारत के संविधान में किसी न किसी आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, वे सभी संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो यहां पर आर्टिकल 148 में आप लोगों को सीएजी की व्यवस्था देखने को मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीएजी जो है ये एक संवैधानिक संस्था है, ये एक स्वतंत्र निकाय है। ये एक स्वतंत्र निकाय है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्यों? क्योंकि जब ये अपना काम करता है तो कोई भी व्यक्ति इसके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो भले केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। ये स्वतंत्र रूप से अपना जो काम है वो करता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में भाग 5 के आर्टिकल 148 के तहत जो व्यवस्थाएं की गई हैं, इन व्यवस्थाओं के तहत याद रखिए कि ये संस्था एक सदस्यीय संस्था है, संवैधानिक संस्था है, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। स्वतंत्र निकाय के तौर पर काम करता है, ये भी याद रखना है। लेकिन ये एक सदस्यीय संस्था है, मतलब इसमें आपको एक सदस्य दिखेगा, जो ध्यान रखना। ठीक है? तो एक सदस्यीय संस्था है। इसके अलावा ये भारत में जो लोक वित्त होता है उसके संरक्षक के तौर पर काम करता है, जो वित्त व्यवस्था उसके नियंत्रक के तौर पर काम करने वाली संस्था है सीएजी। एक और चीज जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन के तौर पर देखने को मिल सकती है वो ये कि सीएजी दोस्तों एक केंद्र स्तर की व्यवस्था हमें हमारे देश में देखने को मिलती है, एक राज्य स्तर की व्यवस्था देखने को मिलती है। संघात्मक सिस्टम है हमारे देश में। तो यहां केंद्र और राज्य के लिए, दोनों के लिए एक व्यवस्था है। केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग सीएजी की व्यवस्था नहीं है, दोनों के लिए काम करता है सीएजी। मतलब अगर आपको केंद्रीय सरकार के संबंध में ऑडिट का काम करना हो, अगर राज्य का काम करना हो, तो दोनों के संबंध में सीएजी काम करेगा। बस अंतर इस बात का हो जाता है कि जब केंद्र सरकार के संबंध में ये काम करेगा तो जो रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति महोदय उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाते हैं। और अगर राज्य के संदर्भ में ये काम करता है तो संबंधित राज्य के राज्यपाल को रिपोर्ट देता है और राज्यपाल का ये दायित्व होता है कि वो संबंधित राज्य के विधानमंडल में उस रिपोर्ट को रखवाए। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 148 से 151 के बीच में सीएजी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत सीएजी जो है एक संवैधानिक निकाय के तौर पर, एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर, एक सदस्यीय निकाय के तौर पर काम करने वाली हमारी व्यवस्था है। ठीक है?
अगला प्रश्न अगर हम देखें दोस्तों तो याद रखिए, अगला प्रश्न है भारत में पहली बार महालेखाकार कार्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये अंग्रेजों के समय की बात है। 1858 के आसपास जब हम देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि सीएजी की व्यवस्था भारत में पहली बार की गई थी। और यहां पर अगर हम देखें 1860 में 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड जो थे ये भारत में नियुक्त किए गए पहले ऑडिटर जनरल थे। तो भारत में अगर पहले ऑडिटर जनरल की हम बात करें तो वो कौन थे? सर एडवर्ड ड्रमंड थे, जो 1860 में देखने को मिला। और यहां 1858 में भारत में महालेखाकार जैसी व्यवस्था सबसे पहले की गई थी। इसको समय समय पर बदलाव किया गया, जैसे 1858 में महालेखाकार की व्यवस्था की गई और इसका नाम बदला गया 1866 में। 1866 में पहली बार इसका नाम बदला गया था और इसका नाम बदलकर इसको कर दिया गया था नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो इसका नाम किया गया था कब? 1866 में। मतलब सबसे पहले 1866 में इसका नाम नियंत्रक महालेखा परीक्षक किया गया था। थोड़ी और आगे जाएं तो 1884 का सन याद रखेंगे। 1884 में इसे भारत का, याद रखिए 1884 में सबसे पहले कहा था भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसे कब नाम दिया गया? 1884 में। इसके पहले 1866 में बोला गया था नियंत्रक महालेखा परीक्षक और प्रारंभ में महालेखाकार के नाम से इसको जानते थे। 1860 में हम जाएं तो एडवर्ड ड्रमंड जो थे पहले ऑडिटर जनरल बने थे भारत में, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ एक और चीज समझने की बात है कि 1858 में इस प्रकार की व्यवस्था लाए क्यों थे? तो सब लोग जानते हैं कि ब्रिटिश कंपनी जो है उसने 1757 में प्लासी का युद्ध किया, 1764 में बक्सर का युद्ध किया। अब यहां प्लासी जीता, यहां बक्सर जीता और इसके साथ इनकी भारत विजय की जो व्यवस्था वो प्रारंभ हो गई। अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। इस साम्राज्य को और मजबूत करने के लिए, भारत में शोषण को बढ़ाने के लिए, भारत को लूटने के लिए इन्होंने भारत के राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में हर जगह पर हस्तक्षेप किया। और उस हस्तक्षेप का परिणाम यह हुआ कि जनता में एक आक्रोश आ गया और वो आक्रोश निकलता दिखाई पड़ता है आपको 10 मई 1857 में, जब 1857 की क्रांति हुई। अब 1857 की क्रांति जो हुई थी वो इतनी व्यापक और इतनी ज्यादा प्रभावकारी क्रांति थी कि अंग्रेजी सत्ता लगभग भारत से उकड़ते उकड़ते रह गई। लेकिन जब इन्होंने अपनी सत्ता को जैसे तैसे करके बचा लिया तो उसका परिणाम ये देखने को मिला कि अंग्रेज सरकार का पूरा प्लान ही बदल गया। अगर हम बात करें 1857 के पहले, तो 1857 से पूर्व अगर हम भारत में देखें तो यहां पर आपको भारत में कंपनी का शासन दिखाई पड़ता है। किसका शासन था? कंपनी का शासन था। और 1857 के बाद जो भारत शासन अधिनियम 1858 आता है उसके तहत भारत में सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट कर दिया गया। मतलब कंपनी का शासन खत्म करके ब्रिटिश राजा का सीधे शासन भारत पर प्रारंभ कर दिया। अब ऐसे में भारत में जो भी खर्च और जो भी चीजें होती थी उसका ऑडिट करने के लिए आपको इस प्रकार की व्यवस्था करने की जरूरत थी। तो उस समय के भारत में जो खर्च और आय आदि का लेन देन जो भी ब्यौरा होता था उसके लिए उस समय 1858 में ही सबसे पहले महालेखाकार कार्यालय की व्यवस्था की गई थी। तो ये भी समझिए कि उस समय ब्रिटिश भारत में अपने हिसाब किताब के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने मतलब के लिए इस प्रकार की व्यवस्था 1858 में की थी। और 1860 में पहले ऑडिटर जनरल के तौर पर आप एडवर्ड ड्रमंड को देखते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये था कि किस प्रकार से भारत में इस पद की, इस व्यवस्था का प्रारंभ होता है। जब हम आगे जाके देखते हैं तो 1919 के अधिनियम के तहत इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रावधान किया जाता है। 1935 के अधिनियम के तहत इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रावधान किया जाता है। 1947 के बाद आजादी मिलती है। उसके बाद हम देखें तो भारत में नियमित तौर पर एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत सीएजी की प्रावधान हमको देखने को मिलता है, जिसको हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। यहां पर क्लियर है 1858 में पहली बार हमें यह व्यवस्था देखने को मिली थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई है? तो ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 148 के तहत भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझिए कि यहां आपको आर्टिकल 148 में जिस नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई वहां पर
इसकी जो नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा की जाएगी, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। मतलब अगर आर्टिकल 148 के तहत सीएजी की व्यवस्था हो रही है तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सरकार के द्वारा जो नाम दिया जाता है उस व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो सीएजी के पद पर अपॉइंट कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा कि इसकी जो शपथ होती है, अगर हम इसकी शपथ की बात करें तो इसकी शपथ का प्रावधान आर्टिकल 148 के क्लॉज 2 में दिया गया है। आर्टिकल 148 के क्लॉज 2 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो सीएजी को शपथ दिलाएंगे, तो राष्ट्रपति के सामने हो या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के सामने सीएजी जो होता है वो शपथ लेता है। फिर बोला गया कि सीएजी जिसकी व्यवस्था आर्टिकल 148 के तहत की जा रही है वो कितने वर्ष के लिए होगा, तो ये कहा गया 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए उस अवधि तक के लिए सीएजी अपने पद पर बना रहता है। तो पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या उसकी आयु 65 वर्ष की हो जाए जो पहले हो उस समय के लिए सीएजी अपने पद पर रहता है। अब बात आई कि ये पद से हटेगा कैसे, तो इसका त्यागपत्र होता है, ये राष्ट्रपति को संबोधित लिखित त्यागपत्र के माध्यम से अपना पद का त्याग कर सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि अपना पद त्यागे तो फिर कैसे हटेगा, जब इसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो ये पद से हट जाएगा। मान लीजिए कि कार्यकाल की व्यवस्था से थोड़ा सा और आगे जाएं तो यहां समझने वाली बात है कि इसको हटाएंगे कैसे। तो हटाने की व्यवस्था यह है कि अगर ये संविधान के विरुद्ध किसी भी प्रकार का काम करता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के तहत सीएजी को उसके पद से हटाया जा सकता है। मतलब संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके एक प्रकार की महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत ही सीएजी को उसके पद से हटाया जाता है। बराबर। अब हम बात करें कि जो भी व्यक्ति सीएजी के पद पर बैठेगा उसकी कुछ सेवा शर्तें होंगी कि नहीं होंगी। तो जब आप इसकी सेवा शर्तों की बात करते हैं तो संसद के द्वारा सीएजी की सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है और संसद ने इसके लिए 1971 में अधिनियम भी बनाया था। याद रखिएगा 1971 में संसद ने इसके लिए अधिनियम भी बनाया था और सेवा शर्तों की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 148 क्लॉज 3 में है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि सीएजी की सेवा शर्तों के निर्धारण की व्यवस्था संविधान के किस आर्टिकल में की गई है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के क्लॉज 3 में सीएजी की सेवा शर्तों के निर्धारण की व्यवस्था की गई और क्लियर कहा गया है कि इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, संसद के द्वारा किया जाएगा। और भारत की संसद ने 1971 में इसके लिए एक अधिनियम भी लेकर आया था और उसके बाद 1976 में उस अधिनियम में संशोधन करके इस व्यवस्था को और बेहतर किया था। सेवा शर्तों के अंतर्गत ये डिसाइड किया जाता है कि इसको कितनी सैलरी दी जाएगी, इसको वेतन भत्ते क्या होंगे, रिटायरमेंट के बाद व्यवस्था क्या रहेगी, इन सब चीजों के बारे में बात की जाती है। यहाँ एक और चीज ध्यान देने योग्य है और याद रखने योग्य, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल सकता है कि एक बार जो सीएजी बन जाता है और सीएजी के पद से रिटायर हो जाता है वो भारत में आर्टिकल नंबर 148 क्लॉज 4 के तहत, याद रखिए आर्टिकल नंबर 148 के क्लॉज 4 के तहत भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के पद पर नहीं रह सकता। इसका मतलब कि अगर आप सीएजी बन गए तो रिटायरमेंट के बाद आप ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार किसी भी पद पर नहीं जा सकते। तो इस प्रकार की व्यवस्था आपको सीएजी में दिखाई पड़ती है जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 148 के तहत व्यवस्था की गई है। यहां पर यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि जो सीएजी होता है ना, वो अपनी वार्षिक प्रतिवेदन देता है। वो वार्षिक प्रतिवेदन की व्यवस्था भारतीय संविधान के आर्टिकल 151 के तहत की गई है। इसके तहत कहा गया है कि केंद्र सरकार के संबंध में अगर आप ऑडिट का काम करते हैं तो उसकी रिपोर्ट आप राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखवाते हैं। और वहीं अगर राज्य के किसी व्यवस्था के तहत आपने काम किया है तो संबंधित राज्य की रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाएगी और राज्यपाल का यह दायित्व होगा कि राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाए। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 148 ये प्रावधान करता है कि सीएजी जो होगा उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 क्लॉज 2 कहता है, ठीक है। संसद का इसमें क्या रोल है, संसद इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण करता है, ये ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सबसे पहले निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो मैंने कहा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 151 के तहत, आर्टिकल नंबर 151 क्लियर कहता है कि जो भी प्रतिवेदन होंगे संघ के, याद रखिए संघ के मतलब भारत के केंद्र के जो प्रतिवेदन होंगे वो किसको दिए जाएंगे? राष्ट्रपति को दिए जाएंगे सबसे पहले। और राज्य के प्रतिवेदन किसको दिए जाएंगे? राज्यपाल को दिए जाएंगे। राष्ट्रपति संसद में और राज्यपाल राज्य विधानमंडल में रखवाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस रूप में कार्य करते हैं? तो याद रखेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो व्यवस्था है वो भारत के लोक वित्त की संरक्षक के तौर पर नियत की गई है। भारत में वित्त व्यवस्था के नियंत्रक के तौर पर निश्चित की गई है, तो लोक वित्त के संरक्षक के तौर पर महालेखा परीक्षक काम करता है। एक ऐसी व्यवस्था है जो लोक वित्त पर पूरी तरीके से नजर बनाकर रखता है और जब जब ये जांच करता है और कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ देखने को मिलती है तो बड़े बड़े घोटाले सामने आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार की व्यवस्था हमें बजट के पहले देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि बजट जब बनता है तो उसमें लगभग 7 महीने पहले से काम शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि बजट निर्माण के लिए पहले तो ये कि पिछली बार जो पैसा दिया था उसके खर्च का ब्यौरा दीजिए और उसके बाद आगे आपको कितना पैसा चाहिए उस आवश्यकता का ब्यौरा दीजिए। तो जब मंत्रालय अपने खर्च का ब्यौरा देते हैं तो उस ब्यौरे की जांच करवाई जाती है सीएजी से और सीएजी उस पूरे खर्च के ब्यौरे की जांच करता है। अगर उसे किसी भी प्रकार की कमी देखने को मिलती है तो उसको वो सामने लेकर आता है और ऐसी स्थिति में आपको घोटाले देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की व्यवस्था भारत में लगभग 15 से 25 अक्टूबर तक संपन्न हो जाती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? दोस्तों सीएजी जो है उसका सीधा संबंध संसद की लोक लेखा समिति से है। इसका मतलब भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहते हैं। अब यहाँ पर लोक लेखा समिति जो है ये हाईलाइट हो जाती है, तो हमें लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। संसदीय व्यवस्था में हम देखें तो हमें कई सारे कामों को देखने के लिए, उनकी जांच करने के लिए समितियों की जरूरत पड़ती है और संसद में ऐसी कई सारी समितियां बनाई गई हैं। लोक लेखा समिति का उद्देश्य हम सबसे पहले देखें तो यह है कि जो लोक वित्त होता है उसका कितना व्यवस्थित तरीके से व्यय किया जाए, ये सुनिश्चित करना लोक लेखा समिति का उद्देश्य होता है। और जब जब बजट के तहत विभागों के द्वारा जो राशि अलॉट की गई उसकी किस प्रकार से उसका खर्च किया गया है उसकी जांच करना, व्ययों की जांच करना, उस पर विचार करना लोक लेखा समिति का एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। मतलब ये मित व्ययता को बढ़ावा देने के लिए एक इंपॉर्टेंट समिति के तौर पर दिखाई पड़ती है। और अगर हम लोक लेखा समिति के इतिहास के बारे में बात करें तो भारत में 1921 में सबसे पहले, याद रखिएगा 1921 में सबसे पहले हम देखें तो 1919 के एक्ट के तहत सबसे पहले लोक लेखा समिति गठित की गई थी। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि लोक लेखा समिति सबसे पहले कब गठित की गई थी? 1921 में, और वो भी 1919 की अधिनियम के तहत। 1919 के अधिनियम को आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तौर पर देखते हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था उसके तहत सबसे पहले भारत में लोक लेखा समिति के गठन की व्यवस्था की गई थी। और इसे याद रखिएगा, इसे मोंटफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। मोंटफोर्ड सुधार के नाम से आप किसको जानते हैं? तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति को जानते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ये सुधार प्रस्तुत किए गए थे। तो मोंटफोर्ड सुधार हो या लोक लेखा समिति की व्यवस्था 1921 में 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर बात की जाए कि ये किस प्रकार की समिति है, तो इसका जो व्यवस्था है वो परामर्शदात्री दिखाई पड़ता है। मतलब ये सलाहकारी है, ये परामर्श देने का काम करती है। और अगर हम इसमें बात करें इसकी प्रकृति कैसी है, सलाहकारी है। अगर हम देखें तो कितने वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष की अवधि इसकी होती है। कितने वर्ष की अवधि होती है? 1 वर्ष की अवधि होती है, उसके बाद ये दोबारा गठित की जाती है। अगर हम इसमें सदस्यों की बात करें तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो सीधा सीधा आपका उत्तर होता है दोस्तों, लोक लेखा समिति में 12 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। ये 22 सदस्य को आपने 2 भागों में बांटा है, 15 सदस्य और 7 सदस्य। ये 15 सदस्य जो होते हैं ये लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं ये राज्यसभा से आते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को राज्यसभा का सभापति चुनने का काम करता है और लोकसभा
राज्यसभा से आने वाले सदस्यों को लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो चुनने का काम करता है। तो इस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा दोनों से यहाँ पर 15 और 7 के कॉम्बिनेशन में आपको सदस्य देखने को मिलते हैं और टोटल 22 सदस्य जो होते हैं वो लोक लेखा समिति में होते हैं। और ये भी याद रखिएगा इसका काम क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस प्रकार से आपने राशि का विनियोग किया है, उस राशि का लेखों को जांच करना इस समिति का प्रमुख उद्देश्य होता है। मित व्ययता को बढ़ावा देना, प्रमोट करना इस समिति का इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, जो सबसे पहले 1921 में देखी गई थी। तो लोक लेखा समिति जो है संसद की, उसकी बैठकों में उपस्थित कौन रहता है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण करता है? तो ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 149 जो है ये निर्धारित करता है सीएजी के कर्तव्यों का, शक्तियों का। इनके कर्तव्य और शक्ति कहां दिए गए? आर्टिकल 149 में। आर्टिकल 148 में सीएजी के पद की व्यवस्था की गई है और आर्टिकल 147 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके परामर्शदात्री व्यवस्था के तहत आप जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसका एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? तो मैंने अभी बताया लोक लेखा समिति का। ठीक है, किस वर्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखांकन के कार्यों से मुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा 1976 में 1971 के अधिनियम में संशोधन करके सेवा शर्तों में बदलाव किया गया और सीएजी को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक के बारे में सही नहीं है? याद रखिए सही नहीं है ये बताना है। तो यह भारतीय लेखा और लेखा विभाग का मुखिया होता है, बिल्कुल सही है, यह भारतीय लेखा और लेखा विभाग का मुखिया होता है। इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर होता है? नहीं, इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों स्तर पर इसका नियंत्रण होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसे सार्वजनिक कोष का संरक्षक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मतलब गलत वाला मामला यहां है कि ये केवल केंद्र सरकार के स्तर पर नहीं, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के स्तर पर काम करने वाली संस्था के तौर पर देखा जाता है। बराबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 कहता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो याद रखिए कि जिन जिन पदों पर भारत के सर्वोच्च व्यक्ति प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है उन पदों पर हटाने का जो काम होता है, रिमूवल का जो काम होगा या त्यागपत्र का काम होगा, वो भी उसे ही किया जाता है मेनली। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि सीएजी जो होता है इनका नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति का है, तो त्यागपत्र भी ये अपना राष्ट्रपति महोदय को ही देते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सीएजी का त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो याद रखिएगा जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया है जिसमें संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव लाकर विशेष बहुमत से उसे पास कर दिया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति पद से हटता है और राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद से हटाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरीके से सीएजी को भी हटाया जा सकता है। निम्न में से कौन सा कार्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं करता है? वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल नंबर 151। भारत की संचित निधि कहां है? आर्टिकल 266 में संचित निधि है, तो भारत की संचित निधि की रक्षा करता है, बिल्कुल। अनावश्यक खर्च तो नहीं हुआ, भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, इस प्रकार की जानकारी हमें सीएजी की जांच के बाद ही मिलता है। तो एक प्रकार से संचित निधि का लोक वित्त का संरक्षक होता है। केंद्र में सहायता प्राप्त करने वाले सभी कार्यालय संस्थानों का लेखा परीक्षण करता ये भी है। वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट संसद में रखता है, नहीं, राज्य सरकार के लेखों की रिपोर्ट वो राज्यपाल को देता है और राज्यपाल संबंधित राज्यों के विधानमंडल में उस रिपोर्ट को रखवाने का काम करते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना। बराबर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो भारत की संसद जो है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और अन्य शर्तों का निर्धारण करता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 148 क्लॉज 3 के तहत
की गई है। आर्टिकल नंबर 148 का क्लॉज 3 संसद को सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार बनाता है। संसद ने इसके लिए 1971 में एक्ट बनाया था, जिसमें 1976 में अमेंडमेंट भी किया है। तो एक प्रकार से संसद के द्वारा ही महालेखा परीक्षक की सेवा शर्तों का निर्धारण होता है। मतलब किस पर निर्भर है महालेखा परीक्षक, किसके प्रति जिम्मेदार है महालेखा परीक्षक, संसद के प्रति जिम्मेदार होता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसको जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी लेखा समीक्षा करने का अधिकार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को है? भारत की संचित निधि का बिल्कुल करता है, राज्य की संचित निधि का बिल्कुल करता है, प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो वहां पर भी करता है। इसका मतलब सभी की महालेखा परीक्षक को अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं रहा? तो यहां पर समझने की बात है कि ए बख्शी जो थे ये 5वें नंबर के नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे। अगर मैं टी.एन. चतुर्वेदी की बात करूं तो ये 7वें नंबर के नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे, और ए.के. चंदा की बात करूं तो ये दूसरे नंबर के महालेखा परीक्षक थे। यहाँ बख्शी जी जो थे वो 1972 से 1978 तक इसके पद पर रहते हैं। अगर मैं चतुर्वेदी जी की बात करूं तो 1984 से 1990 तक ही अपने पद पर रहते हैं, 6 साल का कार्यकाल है। अगर मैं ए के चंदा की बात करूं तो 1954 से 1960 तक ही अपने पद पर रहते हैं। लेकिन शशिकांत झा जो है वो इस पद पर कभी नहीं रहे। तो कौन नहीं रहा? शशिकांत झा नहीं रहे। बाकी तीनों का आप नाम याद कर लीजिएगा कि ये इस पद पर मौजूद रहे, और कब से कब तक रहे? पूरे कार्यकाल के लिए रहे थे अपने पद पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत के सीएजी का कार्य नहीं है? आकस्मिक निधियों और लोक सेवाओं से संबंधित केंद्र व राज्य सरकारों के लेन देन का लेखा परीक्षण करना, बिल्कुल इसका कार्य क्षेत्र है ये। रक्षा लेखाओं का संकलन करना, याद रखिए रक्षा लेखाओं का संकलन जो है वो सीएजी नहीं करता है। सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षक करना बिल्कुल सही है। राज्य के लेखाओं का संकलन करना ये भी सही है। क्या काम नहीं करता? रक्षा लेखाओं का संकलन का काम ये नहीं करता। इसका मतलब बी जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, बराबर। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही आर्टिकल 148 के तहत सीएजी का अपॉइंटमेंट होता है। मेनली ये पूर्व आईएएस अधिकारी होता है, ये याद रखिएगा। उसे भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के भांति पद से हटाया जा सकता, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के भांति पद से हटाया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे बने रहने के लिए पात्र होता नहीं। जब आप सीएजी के पद से रिटायर होते हैं, 6 साल या 65 वर्ष के कार्यकाल से हो, या आपको हटा दिया हो, या आपने त्याग पत्र दे दिया हो, एक बार आप पद से हट गए तो आप भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नहीं रह सकते। इसका मतलब ये गलत है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब सी आपका उत्तर होगा कि ये वाला जो कथन है वो सही नहीं है, बाकी के तीनों कथन सही प्रतीत होते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में किए गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत रिपोर्ट देने का अधिकार होगा। तो कहीं ना कहीं भारत की संचित निधि में संदेह है, इस प्रकार से यहाँ देखिए कि भारत की संचित निधि से संबंधित हो गया है, और भारत की संचित निधि का ही कहीं ना कहीं संरक्षक है, वित्त व्यवस्था का नियंत्रक है। तो इसलिए ये वाला तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। और भंडारों और स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करेगा जो कि संघ या किसी राज्य से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं ये भी सही है। तो यह याद रखिएगा कि यहाँ 1 और 2 दोनों सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से किस अधिनियम के तहत मुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से आप जानते हैं,
इसके माध्यम से सीएजी को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया गया है। मतलब आप फ्री होकर अपना काम कर सकते हैं, सरकार आपको आपके काम में डिस्टर्ब नहीं करेगी, प्रभावित नहीं करेगी। तो बिना किसी भी सरकार से प्रभावित हुए बिना आप आपका काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के गठन का प्रावधान किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय व्यवस्था लाने की बात की गई। इसमें कहा गया कि राज्य जो होंगे, जो भारत में प्रांत हैं, उन सभी को मिलाकर एक संघीय ढांचे को तैयार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको यहाँ पर मिलना जरूरी था किसी भी हालत में, लेकिन यहाँ पर जो देशी रियासतें थी उनको उनके ऊपर छोड़ दिया गया था। जो चाहे भारत संघ में मिल सकते हैं, जो चाहे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर एक संघ की व्यवस्था देखने को मिलती है और इस संघ की व्यवस्था के लिए भारत शासन 1935 के तहत व्यवस्था देखी गई। इसी व्यवस्था के तहत संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के गठन का प्रावधान भी किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों की जिम्मेदारी दी गई है? तो याद रखिएगा 1971 के कैग कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम, जो कि भारत की संसद के द्वारा लाया गया था, इसके तहत ही ये सारी व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो याद रखिएगा 1948 से 1954 तक वी नरहरि राव जो थे वो भारत के पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे। और ये दोस्तों याद रखिएगा भारत के कर्नाटक राज्य से संबंधित थे और अपनी प्रशासकीय सेवाओं के लिए 1954 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पदक से भी सम्मानित किया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। ये याद रखिएगा कि ये भारत के 14 नंबर के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। इस पद पर आने के पहले 2019-20 में जब जम्मू कश्मीर को नया नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर आप जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो वहां के पहले उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के तौर पर भी आप गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम देखते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ पहले भी काम कर चुके हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जिनके पास अपनी सेवाओं का पर्याप्त अनुभव है और उसी के तहत कहीं ना कहीं ये अपने पद पर बैठे हुए हैं, ठीक है। लोक वित्त का संरक्षक और संपूर्ण वित्त व्यवस्था का नियंत्रक कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक वित्त का संरक्षक बनाया गया है, संपूर्ण वित्त व्यवस्था का नियंत्रक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कितनी सदस्यीय संस्था है? तो इसमें केवल एक सदस्य है, ये एक सदस्यीय संस्था है। अगला प्रश्न है, लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना जो है वो 1968 में की गई थी। लेखा परीक्षा बोर्ड जो है उसकी स्थापना 1968 में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। और ये जो संस्था है, ये जो आयोग है, ये 3 सदस्यीय आयोग है। लेखा परीक्षा बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? तो इस बोर्ड में 3 सदस्य होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा कि भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग, भारत का जो प्रशासनिक सुधार आयोग था, कौन सा आयोग? प्रशासनिक सुधार आयोग। तो भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो है इसके द्वारा सुझाया गया था कि लेखा परीक्षा बोर्ड बनाना चाहिए। तब जाकर 1968 में 3 सदस्यों को मिलाकर एक लेखा बोर्ड बनाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं भारत के, उनके द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना जो 1968 में की गई थी, जिसमें 3 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं, तो भारत के सीएजी के द्वारा इन सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 148 के क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष ही सीएजी शपथ ग्रहण करता है।
भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर विहित नियमों के द्वारा उन लोगों की सेवा शर्तों का निर्धारण होता है जो कार्यालय में काम करते हैं। याद रखिए, सीएजी की सेवा शर्तों का निर्धारण संसद के द्वारा होता है, जिसके लिए 1971 का एक्ट बनाया गया है। लेकिन यहां पर किसकी सेवा शर्त की बात हो रही है? कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तों की बात हो रही है। तो राष्ट्रपति द्वारा सीएजी के सलाह पर इन नियमों को बनाया जाता है। और ये कहां व्यवस्था की गई है? तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के क्लॉज 5 में। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रपति द्वारा सीएजी के सलाह पर जो कार्यालय के अन्य कर्मचारी होते हैं उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण होता है, ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के क्लॉज 5 में यह प्रावधान किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्य सरकार के लेखों से संबंधित प्रतिवेदन सबसे पहले किसे प्रस्तुत करता है? राज्य के राज्यपाल को। जिस राज्य के बारे में उसने लेखा परीक्षण का काम किया है उस राज्य के राज्यपाल को प्रतिवेदन देता है और राज्यपाल इसको किसके सामने? अपने विधानमंडल के पटल पर रखवाता है, जहां पर चर्चा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो सेवा शर्तों का निर्धारण संसद के द्वारा होता है, संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। संघ और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर संघ और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप निर्धारण किया जाता है। मध्य प्रदेश के महालेखाकार पद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखेंगे 1985 में मध्य प्रदेश के महालेखाकार पद की स्थापना की गई थी और इसका कार्यालय जो है वो ग्वालियर में है, इसका उप कार्यालय जो है वो भोपाल में बनाया गया। तो मध्य प्रदेश में महालेखाकार का जो पद है वो 1985 से दिखाई पड़ता है, हेडक्वार्टर ग्वालियर में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो पूरा के पूरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। यहां पर देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष है और इसे हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के भांति है, तो एक विशेष प्रक्रिया के तहत इसे हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता, इसका मतलब ये गलत है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय व वेतन भत्ते आदि भारत की संचित निधि पर भारित होते, तो ये सही है। तो केवल 2 जो है वो आपका सही इसके अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 में वर्णित है, सीएजी अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति ना हो तो उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उसके सामने शपथ ग्रहण करता है, बिल्कुल सही। सीएजी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है, बिल्कुल सही। सीएजी सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना बिल्कुल सही है। सीएजी के पास किस न्यायालय की शक्तियां होती हैं? तो सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथनों पर विचार करें। सीएजी सभी प्रशासनिक प्राधिकारियों के खर्चों एवं प्राप्तियों की जांच करता, बिल्कुल सही है। सीएजी संसद का अधिकर्ता होता और उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता, यह भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सीएजी द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत प्रतिवेदन में शामिल है विनियोग लेखाओं पर लेखा रिपोर्ट, बिल्कुल सही है। वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, बिल्कुल सही है। सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, बिल्कुल सही है। खर्च का भी है, वित्त का भी है और सरकारी उपक्रम, तीनों के तीनों का जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट होता है वो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन के रूप में सीएजी देता है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। मध्य प्रदेश में महालेखाकार एक महत्वपूर्ण वित्त संबंधित प्राधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य कार्य शासन के वित्त तथा विनियोग संबंधी लेखाओं को तैयार करना, बिल्कुल सही है। उसका संकलन करना, ये भी सही है। और उन्हें भारत के सीएजी को प्रेषित करना, बिल्कुल सही है। जो मध्य प्रदेश का जो महालेखाकार ग्वालियर में बैठा होगा वो सीएजी के अंतर्गत व्यवस्था है, अलग से व्यवस्था नहीं है। तो ये क्या करता है, इस प्रकार के सारी चीजें करता है और इसकी रिपोर्ट सीएजी को देता है। उसके बाद सीएजी के माध्यम से राज्यपाल के पास आती है। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करें। वर्ष 1958 में सीएजी के क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया था। तो सीएजी की व्यवस्था जो 1948 से हम देख रहे हैं वो व्यवस्था में
अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर पहले से शामिल नहीं था। 1958 में जम्मू कश्मीर को सीएजी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया गया था। वर्ष 1976 में सीएजी को लेखांकन के कार्यों से मुक्त किया गया था, बिल्कुल सही। 1971 के एक्ट में 1976 में संशोधन करके इसे लेखांकन के कार्यों से मुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के सीएजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताना है। वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सीएजी किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सीएजी जो होता है केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ना प्राइम मिनिस्टर, ना प्रेसिडेंट, ना कोई और संस्था, सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। वह किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता, यह भी सही है। भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर उसका नियंत्रण होता है, ये आप लोग ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। मध्य प्रदेश के महालेखाकार के कार्य हैं, तो याद रखिए मध्य प्रदेश शासन के वित्त एवं विनियोग संबंधी सभी लेखाओं को तैयार करना, उनका संकलन करना, उन्हें भारत के केक को प्रेषित करना, बिल्कुल काम है ये। मध्य प्रदेश शासन के अधीन कर्मचारियों के जीपीएफ सीपीएफ लेखों का रखरखाव करना व उनका संकलन करना, ये भी काम करता है। मध्य प्रदेश के सभी ट्रेजरी व सब ट्रेजरी का निरीक्षण करना और उनका लेखा परीक्षण करना, यह भी काम मध्य प्रदेश के सीएजी का होता है। मध्य प्रदेश के लेखों के संबंध में वित्त प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपना, नहीं, ये राज्यपाल को नहीं सौंपता। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। मध्य प्रदेश के महालेखाकार जो होता है वो समस्त जांच करके भारत के केक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और भारत का केक राज्यपाल को प्रतिवेदन देता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 151 में शामिल है, सीएजी राज्य सरकार के लेखों के संबंध में प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है, बिल्कुल सही। सीएजी केंद्र सरकार के लेखों के संबंध में प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न अनुच्छेद 150 में वर्णित है, संघ और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप, बिल्कुल सही। संघ और राज्यों के लेखाओं का जो प्रारूप है, प्रकार जो है वो आर्टिकल 150 में दिए गए हैं। अगर अंकेक्षण प्रतिक्षण की बात करें तो ये 151 में दिया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 149 में शक्तियां और कार्यों की बात की गई है। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करें। सीएजी भारत के महालेखा परीक्षक विभाग का संवैधानिक प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है, संवैधानिक प्रमुख है ये। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक सदस्यीय संस्था है, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब दोनों कथन आपके यहाँ पर सही होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र सरकार द्वारा सीएजी कर्तव्य, शक्तियां, सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 में लागू किया, तो बिल्कुल सही है। संविधान ने संसद को सीएजी की शर्तें, नियम आदि लागू करने की व्यवस्था दी है, उसी के तहत सीएजी के लिए 1971 में अधिनियम बनाकर संसद ने यह व्यवस्था की थी। 1976 में पूर्व तक सीएजी को केंद्र और राज्यों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों की जिम्मेदारी थी। 1976 से पहले तक थी, 1976 के बाद से संशोधन करके ये व्यवस्था को हटा दिया था, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के केग के कार्यों में इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो भारत की संचित निधि के सभी व्यय संबंधी लेखाओं की परीक्षा करना, प्रत्येक राज्य की संचित निधि के सभी व्यय संबंधी लेखाओं का परीक्षा करना, ये दोनों के दोनों कथन यहां पर सही मिलते हैं। वह केंद्र सरकार के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है, वह राज्य के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है, तो एक नहीं है, तो वो सी वाला नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के केग सीएजी के कार्यों में से कौन सा एक कार्य शामिल नहीं है? तो याद रखिए, सरकार के कहने पर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों जैसे रिलायंस, इन्फोसिस का लेखा परीक्षण का काम सीएजी नहीं करता है, यह सरकारी कंपनियों का परीक्षण का काम करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज सीएजी से संबंधित कई इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा, इनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया। ये जो हमने डिस्कस किया ये सफिशिएंट है, अगर आप एग्जाम की दृष्टि से देखें, इसके बाहर आपके प्रश्न नहीं जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था को आप अगर आप ठीक से नोट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, प्रश्नों को बार बार सुन लेते हैं, तो आपका एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न जो भी आएगा वो सही हो जाता है। क्लियर? अगले लेक्चर में फिर नए आयोग के डिस्कशन के साथ आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।